वेलकम बैक टू मिशन कामयाब यूनिट 2024। आज का जो टॉपिक है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं देखा है वो वीडियो पहले देखो, उसके बाद ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पर जाओ, वहां से क्वेश्चन डाउनलोड करो, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, वो कहां पर रीअब्सॉर्ब होता है? बहुत ही आसान सवाल था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहां करीब 70 से 80% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, वाटर, सोडियम, तो फॉस्फेट्स, ये सब भी यहां पर रीअब्सॉर्ब होता है। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनरीज लूप और जो डीसीटी है, ये तीनों मिलाकर इस स्ट्रक्चर पर, मतलब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर पर यहां पर ही सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, assertion reason टाइप क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अनदर इज रीजन। assertion क्या बोल रहा है देखो, ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and allows transport of electrolytes actively or passively। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? ये जो ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and allows transport of electrolytes actively or passively, दोनों में जो अंतर है, एक है ascending limb और दूसरे वाला क्या है? डिसेंडिंग limb में क्या होता है? डिसेंडिंग limb पर क्या होता है? डिसेंडिंग limb पर वाटर परमेबल और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्परमेबल। यहां पर क्या होता है? ascending limb पर वाटर इम्परमेबल और इलेक्ट्रोलाइट्स परमेबल है, मतलब रीअब्सॉर्प्शन होता है ascending limb पर। तो पहला स्टेटमेंट जो है, पहला जो assertion है वो ट्रू है। उसके बाद रीजन देखते हैं क्या बोल रहा है। रीजन, डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड। तो डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड, ये रीजन है। और ये जो assertion है, assertion का रीजन करेक्ट है। क्या, क्यों करेक्ट है? देखो, अगर हम लोग ascending limb से ये जो ascending limb है, ये ascending limb से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अगर रीअब्सॉर्ब होगा, अगर यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब होगा तो क्या होगा? इसमें जो फिल्ट्रेट है यह क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा, मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। इसीलिए ये जो assertion और रीजन है ये दोनों ही करेक्ट है और रीजन
present is the correct expression of assertion. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 3 हो जाएगा. Both A and R are true and R is the correct expression of A. Right? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है. Which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? तो concentrated urine का फॉर्मेशन किस वजह से होता है? देखो, पहले बोला है कि maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidneys, secretion of erythropoietin by juxtaglomerular complex. Third option, hydrostatic pressure during glomerular filtration. Fourth option, low levels of antidiuretic hormone. इनमें से कौन से वाला ऑप्शन होगा? पहले वाला ऑप्शन होगा. Maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidneys. क्यों? जब तुम लोग कॉर्टेक्स से मेडुला पर आते हो तो क्या होता है? कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. कॉर्टेक्स में कंसंट्रेशन कम होता है. जब मेडुला पर क्या होता है? कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. इसीलिए क्या होगा? 300, 600, 400, 600, 800, 900, 1200. मतलब जितना बड़ा, जितना लॉन्ग juxtaglomerular नेफ्रॉन का हेनरीज लूप होगा उतना हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगा. ठीक है, इसीलिए क्या होगा? तो concentrated urine is mainly responsible for which part of the nephron? हेनरीज लूप ये concentrated urine फॉर्म करता है. ठीक है, तो जितना बड़ा हेनरीज लूप होगा उतना क्या होगा? हाइपर ऑस्मोलैरिटी उतना ज्यादा होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो जाएगा. ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statement is correct? ठीक है, देखो ये वाला हमने पहले ही कह दिया था. देखो क्या बोल रहा है? The descending limb of Leucopenly is impermeable to water. Descending of Leucopenly impermeable नहीं, water permeable है. तो ये गलत स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? The ascending limb of Leucopenly is permeable to water. The ascending limb of Leucopenly is permeable to water. नहीं, क्या water impermeable है. ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? देखो, the decreasing नहीं होगा, descending होगा. The descending limb of Leucopenly is permeable to electrolytes. The descending limb of Leucopenly is permeable to electrolytes. नहीं, ये क्या है? Electrolytes impermeable है. ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं. ठीक है, the ascending limb of Leucopenly is impermeable to water. Ascending limb water impermeable. तो कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा? 4 नंबर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 4. ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग दिया है. देखो, एक है डिसेंडिंग लिम्ब, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, असेंडिंग लिम्ब और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जो डिसेंडिंग लिम्ब ये क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या होगा? ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाटर ओनली. डिसेंडिंग लिम्ब क्या? वाटर परमेबल. मतलब क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाटर ओनली. ठीक है, उसके बाद दूसरे देखते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ट्यूब्यूलर आयन, वाटर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस. ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस और ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, कैल्शियम नहीं है, सोडियम है, उसके बाद फॉस्फेट्स है, ठीक है, क्लोराइड है, ये सब क्या होता है? वहां पर रीअब्सॉर्ब होता है. तो इसीलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल reabsorption of tubule ion, water and organic nutrients. Third, ascending limb
असेंडिंग लिंब क्या हो जाएगा? असेंडिंग लिंब हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ हेनलीज लूप ओनली, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, असेंडिंग लिंब इलेक्ट्रोलाइट्स परमेबल, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहा है, इसलिए ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या हो जाएगा? कंडीशनल ऑफ हेनलीज लूप रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है? एडीएच, एल्डोस्टेरोन, ये वाला काम करता है कहां पर? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में काम करता है, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ए होगा 2, बी होगा 4, सी होगा 8, डी होगा 3, मतलब 2 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखो, which one of the following statements in regards to the excretion by the human kidney is correct? क्या बोल रहा है? which one of the following statement in regards to the excretion by the human kidney is correct? तो first, descending limb of loop of Henle is impermeable to water, descending of limb of loop of Henle water permeable, तो first तो गलत हो जाएगा। second, distal convoluted tubule is incapable of reabsorbing bicarbonate, नहीं, distal convoluted tubule bicarbonate आयन को भी reabsorb कर सकता है, तो capable है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नियरली 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed by renal tubules, ये बिल्कुल सही है। क्यों? करीब 180 लीटर ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, तो करीब 99% यहां पर फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो गया, और 1% यूरिन फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम लोग 1.5 से 2 लीटर हम लोग का रोज यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्टर इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द renal tubules। और फोर्थ ऑप्शन में बोला था कि असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, असेंडिंग लिंब परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्परमिएबल गलत हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, human urine is usually acidic because potassium and sodium exchange generates acidity, no, hydrogen ions are actively secreted into the filtrate, ये ठीक है, the sodium transporter exchange one hydrogen ion for each sodium ion into irregular capillaries, नहीं, गलत, excreted plasma proteins are acidic, नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये एसिडिटी, ये एसिडिटी का मतलब क्या है? H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, तो इसीलिए यूरिन का एक्चुअली हमारा जो यूरिन है ये इसका जो नॉर्मल पीएच है वो वेरी करता है, पीएच वेरी करता है, पीएच 5.5 से करीब 7 होता है, तो एवरेज लेकर 6.2 टू 6.5 ये एवरेज है। तो ये स्लाइड एसिडिक है, तो किसकी वजह से एसिडिक है? H+ का एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन पर, इसीलिए सिक्रेशन और एक्सक्रीशन हो रहा है H+ का। तो क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, तो ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज़ 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा क्या? 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? If Henle's loop were absent from mammalian nephron, which one of the following is to be expected? तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि Henle's loop is responsible for formation of concentrated urine, तो concentrated urine formation नहीं होगा अगर Henle loop को हटा दिया जाए,
तो क्या हो जाएगा, मोर डाइल्यूटेड हो जाएगा यूरिन, यूरिन बहुत डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो इसीलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, ये नहीं होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा। सेकंड ऑप्शन, देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ यूरिन फॉर्म, नहीं, बहुत चेंजेस आएगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि द यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड, ये तो नहीं है, ये तो पहले ही हो गया, आउट हो गया। फोर्थ, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, तो एजर्शन रीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं एजर्शन क्या बोल रहा है। नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जस्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बिल्कुल सही। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में ज्यादा रहते हैं, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में बहुत कम एरिया उसका रहता है, मेडुला में ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही असर्शन। रीजन क्या बोल रहा है, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनरी, बिल्कुल गलत। Whereas cortical nephrons have longer loop of Henle, नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि juxtamedullary nephron का जो Henle's loop है उसका लेंथ से ही concentrated यूरिन होता है, तो इसीलिए juxtamedullary nephron का जो Henle's loop है, U-shaped loop, वो लंबा होगा, cortical nephron का Henle's loop कम होगा, ठीक है, छोटा होगा। तो इसीलिए रीजन गलत हो गया, assertion ट्रू है। तो ये देखते हैं कौन सा वाला है, ए ट्रू आर फॉल्स, ये ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कौन से वाला पार्ट करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी भी करता है, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी करता है। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एल्डोस्टेरॉन, एडीएच, मतलब वहां पर कंडीशन बेसिस है, लेकिन पीसीटी पर सोडियम का ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, 60 to 65% to 67% करीब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए ये जो पार्ट बोला है कि द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये सोडियम कहां होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अगर ये देता कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम थ्रू एल्डोस्टेरॉन, वो हो जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन यहां पर क्या दिया है कि द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम कहां पर रीअब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी पर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 3 है, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन था, ये क्वेश्चन आंसर तो काउंटर अटैक मैकेनिज्म का, जो मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियो में। तो अगले वीडियो का इंतजार करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, शुक्रिया।